माय चैनल सूरज स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके। और ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग यही आंसर लिखिएगा। आंसर है, सबसे पहले आपको परिचय देना है। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। वह तुर्किस्तान का रहने वाला था। बचपन में ही दास के रूप में वह नेसापुर के बाजार में लाया गया। वहां से उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की तथा उसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया और इसलिए उसे कुरान का पाठ करने के लिए नाम से भी जाना जाता है। बाद में उसे नेसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी के सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन के जीवन में महान परिवर्तन आया। अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। यानी कि दोस्तों, इसके परिचय में हम यह कहा जा सकता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, यल्दोज, कुबाचा और ऐबक थे। और यह ऐबक जो था ये तुर्क जनजाति का था। इसे तुर्किस्तान में रहने वाला था। इसका प्रारंभिक जीवन जो था वो दास के रूप में ही आरंभ हुआ और ये नेसापुर के बाजार में लाया गया और वहाँ से इसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा। और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल किया, उसे धनुर्विद्या सिखाया, घुड़सवारी सिखाया और इसे ऐबक ने कुरान भी पढ़ना सीख लिया। इसलिए इसे कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसे नेसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया और उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन के जीवन में महान परिवर्तन आया और ऐबक ने अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर यानी कि शाही घुड़सवार का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। बाद में तराइन के युद्धों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुरान और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के तुर्की शक्ति का विस्तार किया। गोरी यद्यपि अपने गुलामों पर अत्यधिक भरोसा करता था, तथापि उसने ना तो यल्दोज और ना ही कुतुबुद्दीन को दासता से मुक्त किया था। अतः कुतुबुद्दीन को सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यानी दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर यानी कि शाही घुड़सवार का अधिकारी पद पर प्रयुक्त किया, पद दिया उसे। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने बामियान, गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की और इसने तराइन के युद्धों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कार्यों से गोरी खुश होकर इसे कुरान और समाना का प्रशासक नियुक्त करता है। और इसके 1192 से 1206 ईस्वी तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के तुर्की शक्ति का विस्तार किया। गोरी जो है अपने गुलामों पर अत्यधिक भरोसा करता था, लेकिन उसने ना तो यल्दोज और ना ही कुबाचा और ना ही ऐबक को दासता से मुक्त किया।
अतः कुतुबुद्दीन को सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऐबक का राज्यारोहण। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। अब जो मोहम्मद गोरी की जिस समय 1205 ईस्वी में मृत्यु हुई, उस समय उसके भारतीय क्षेत्रों का प्रबंध कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था। गोरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद गोर का शासक बन बैठा। उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी। गोर साम्राज्य के अवशेषों पर कब्जा जमाने के लिए 3 व्यक्ति ललायित थे, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अब भी भारतीय प्रदेशों पर अधिकार था। राज्य की अव्यवस्थित अवस्था को देखकर उसने भारत में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की चेष्टा की। उसने गयासुद्दीन के पास यह खबर भेजी कि अगर वह ऐबक को भारत का शासक स्वीकार कर ले तो ऐबक उसे ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध सहायता देगा। सुल्तान ने उसकी बात मानकर भारत का शासक स्वीकार कर लिया। सुल्तान की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1205 ईस्वी को लाहौर में हुआ। यद्यपि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल मलिक और सलार की ही रही, इसलिए वह अपने नाम के सिक्के नहीं डलवा सका। परंतु 1208 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दिल्ली से मुक्त कर वैध रूप से दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। यानी दोस्तों जो है ऐबक का राज्यारोहण, ऐबक के मोहम्मद गोरी की मृत्यु के जिस समय 1205 ईस्वी में मृत्यु हुई, उस समय ऐबक का भारतीय क्षेत्रों पर प्रबंध था, उसके हाथों में ही था, ऐबक के हाथों में ही था। अब गोरी का भतीजा जो गयासुद्दीन, वो गद्दी पर शासक बन बैठा और इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो अत्यंत नाजुक थी और उसके शासन पर कब्जा जमाने के लिए तीन लोग थे, जो यल्दूज थे, कुबाचा और ऐबक। ऐबक का जो था वो अभी भारतीय प्रदेशों पर अधिकार था और ऐबक ने गयासुद्दीन के पास यह संदेश भेजा कि वह उसे भारत का शासक स्वीकार कर लेगा तो उसे ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध सहायता देगा। युद्ध लड़ने के लिए ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन को सहायता देगा। सुल्तान ने उसकी बात मानकर उसे शासक नियुक्त कर दिया और सुल्तान की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐबक का जो राज्याभिषेक था वो 25 जून 1205 ईस्वी को लाहौर में हुआ। यद्यपि उसने दिल्ली को राजधानी बनाई, आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल मलिक एवं शिल्प सालार की थी। मतलब आरंभ में ऐबक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने नाम का सिक्के नहीं डलवा सका, परंतु 1208 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया और उसे जो वैध रूप से दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऐबक की समस्याएं एवं उनका निराकरण। ये पॉइंट देखते हैं। जिस समय ऐबक सुल्तान बना उस समय उसके अधीन भारत के अनेक इलाके थे। उत्तर पश्चिम सीमा से मध्य भारत तक उसका राज्य विस्तृत था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज में शामिल था। बंगाल पर तुर्कों का ही अधिकार था, परंतु तुर्कों की सत्ता शिथिल पड़ती जा रही थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दूज, कुबाचा और बंगाल बिहार के खिलजी अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे हुए थे। ऐबक के सामने अन्य समस्याएं भी थी। प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ऐबक ने अपना सारा ध्यान अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की तरफ लगाया। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले विजित क्षेत्र की सुरक्षा और प्रशासनिक गठन को अपना
यानी कि ऐबक के समस्याएं और उनके निराकरण में ऐबक का साम्राज्य जो था वो मध्य भारत में बहुत ही विस्तृत था और पूर्वी भारत में भी विस्तृत था। ऐबक जो था उसका बंगाल तुर्कों का ही अधिकार था, मतलब पूर्वी भारत, बिहार और बंगाल में भी तुर्की राज्य में शामिल था। अब बंगाल पर तुर्कों का ही अधिकार था, परंतु तुर्कों की सत्ता शिथिल पड़ती जा रही, मतलब उसकी सत्ता जो थी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दूज, कुबाचा और बंगाल बिहार के खिलजी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, जिससे ऐबक ने अपना विस्तार करने के बजाय अपना जो विजित क्षेत्र थे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का स्थिति सुदृढ़ करने की तरफ लगाया उसने। वही अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यल्दूज से संबंध। अब चल देखते हैं ऐबक के यल्दूज से संबंध क्या थे। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में कुतुबुद्दीन के अतिरिक्त यल्दूज का भी विशेष हैसियत थी। उसे भी मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने दास्ता से मुक्त कर स्वतंत्र कर दिया तथा साथ ही उसने उसे गजनी और मध्य एशियाई क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे यल्दूज के हौसले बढ़ गए। उसने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा, क्योंकि ये क्षेत्र मोहम्मद गोरी के अधिकार में थे। यह स्थिति कुतुबुद्दीन के लिए संकटपूर्ण थी। उसने लाहौर पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ने युद्ध में यल्दूज को पराजित कर उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। दोस्तों, इसका जो पॉइंट है यल्दूज से संबंध, जो मोहम्मद गोरी के गुलामों में यल्दूज का भी ऐबक के हिसाब से ऐबक के अलावा भी विशेष हैसियत थी। उसे मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी यानी कि सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने यल्दूज को भी दास्ता से मुक्त कर दिया और उसे गजनी पर शासन करने दिया। इससे यल्दूज की हौसले बढ़ गए, जिससे उसने दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई और क्योंकि ये क्षेत्र जो थे मोहम्मद गोरी के अधिकार में थे, यह स्थिति कुतुबुद्दीन के लिए अत्यंत संकटपूर्ण थी। तो यल्दूज ने लाहौर पर आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ने युद्ध में यल्दूज को पराजित कर उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, कुबाचा से संबंध। कुतुबुद्दीन का दूसरा प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा था। वह मुल्तान और कच्छ का प्रशासक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह भी स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगा। उसने सिंध पर भी यहाँ पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन को उससे भी खतरा था, इसलिए ऐबक ने उसके साथ अपने संबंध निश्चित कर लिए। उसने कुबाचा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। इससे दोनों की कटुता समाप्त हो गई। कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी दोस्तों, कुबाचा से संबंध, ऐबक के जो कुबाचा से संबंध थे, वह ऐबक का दूसरा प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा था। वह मुल्तान और कच्छ का प्रशासक था। मोहम्मद गोरी के अतिरिक्त कुबाचा का भी विशेष हैसियत था। कुबाचा ने सिंध पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन की उससे भी खतरा था, इसलिए ऐबक ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लिया, जिससे दोनों की कटुता यानी कि दोनों के आपसी संघर्ष समाप्त हो गए और कुबाचा ने अपनी अधीनता ऐबक के सामने स्वीकार कर ली। ऐबक और अली मर्दान। मोहम्मद गोरी के समय
में ऐबक जिस समय मध्य भारत में तुर्की सत्ता का विस्तार कर रहा था, ठीक उसी समय गोरी के अन्य सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बख्तियार खिलजी, पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की। उसने 1197 से 1202 ईस्वी में मध्य बिहार को अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार से आगे बढ़कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस इख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या बाद में अली मर्दान ने कर दी और बंगाल में एक स्वतंत्र सुल्तान के सामने शासन करने लगा, परंतु उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। खिलजी सरदार उसका बराबर विरोध कर रहे थे, अतः इख्तियारुद्दीन ने ऐबक से सहायता मांगी। उसने अली मर्दान को सहायता देकर उसे बंगाल में अधीनस्थ शासक के रूप में स्थापित किया। यह हमारा लास्ट पॉइंट है, ऐबक का योगदान। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ऐबक ही था। यद्यपि वह छोटी अवधि के लिए सुल्तान बना, तथापि इसी बीच उसने तुर्की शासन की नींव डाली। गोरी के सहायक के रूप में उसने भारत में अनेक प्रदेश जीते। यानी कि जो दोस्तों ऐबक के योगदान में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ऐबक था और इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था, लेकिन इसका संस्थापक ऐबक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश सही कीजिएगा, टिक करिएगा। और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।